स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM सेकंड भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत मेरे पिछले व्याख्यान में मैं आपको बैंकर और ग्राहक के मध्य जो संबंध हैं, साधारण संबंध, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ग्रहणाधिकार की बात करेंगे, राइट ऑफ लियन। देखिए, बैंकिंग शब्दावली में ग्रहणाधिकार दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को उस समय तक रोके रखने का अधिकार है जब तक कि दूसरा व्यक्ति ऋण का भुगतान न कर दे। ग्रहणाधिकार का आशय उस अधिकार से है जिसमें ऋणदाता को ऋणी की संपत्ति को उस समय तक रोके रखने का अधिकार होता है जब तक कि ऋणी ऋण की संपूर्ण राशि चुका नहीं देता। देखिए, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 171 के अनुसार ग्राहक द्वारा बैंक को देय खाते की बाकी राशि की वसूली के लिए ग्रहणाधिकार के अधीन बैंक की प्रतिभूतियां आदि अपने पास रोके रखने का अधिकार है। यह अधिकार उन समस्त प्रतिभूतियों पर लागू होता है जिन्हें ग्राहक ने बैंकर के रूप में उसे सौंपी है और जो किसी उद्देश्य विशेष के लिए निर्दिष्ट नहीं है। किसी स्पष्ट अथवा गर्भित अनुबंध के अभाव में यह ग्रहणाधिकार चल संपत्तियों पर भी लागू होता है। सामान्य ग्रहणाधिकार के संबंध में ब्रेंडाउ बनाम बार्नेट विवाद में दिया गया निर्णय उल्लेखनीय है। इस निर्णय के अनुसार जब तक कि कोई स्पष्ट आशय का अनुबंध न किया जाए या ग्रहणाधिकार के असंगत गर्भित अनुबंध बनाने वाली परिस्थितियां न हो, बैंकर्स को निश्चित ही उन संपूर्ण प्रतिभूतियों पर सामान्य ग्रहणाधिकार प्राप्त होता है जो ग्राहक ने बैंकर के रूप में उसके पास जमा कराई है। ग्रहणाधिकार की विशेषताएं क्या है? देखिए, जमा एवं संग्रहित राशि बैंक ग्राहक की उस संपूर्ण जमा राशि को रोके रख सकता है जो ग्राहक ने बैंक में जमा कराई है। इसी प्रकार संग्रहित राशि को भी बैंक रोक सकता है। विनिमय साध्य विलेख बैंक गर्भित बंधक के अंतर्गत इन प्रतिभूतियों को बेचकर अपना ऋण वसूल कर सकता है। डेविस बनाम ब्राउसर विवाद में यह निर्णय दिया गया कि जब बैंकर ने किसी को ऋण दिया हो तो इसका भुगतान प्राप्त करने के लिए वह अपने पास आई हुई प्रतिभूतियों पर ग्रहणाधिकार का प्रयोग कर सकता है। इसी तरह से दूसरी जो प्रमुख विशेषता है, भुगतान के बाद छोड़ी गई प्रतिभूतियाँ, यदि ऋण चुकाने के बाद भी ग्राहक संबंधित प्रतिभूतियाँ छोड़ देता है या प्रतिभूतियों को बेचकर ऋण का भुगतान प्राप्त कर लेने के बाद भी कुछ राशि बैंक के पास बच जाती है और ग्राहक उस राशि को वापस नहीं मांगता, तो ऐसी परिस्थितियों में बैंक इन पर भी ग्रहणाधिकार का उपयोग कर सकता है। लंदन एंड ग्लोब फाइनेंस कॉरपोरेशन 1902 विवाद में दिए गए निर्णय के अनुसार ऋण के शोधन के पश्चात बची हुई व बैंक के पास छोड़ी हुई प्रतिभूतियों के विषय में ये माना जा सकता है कि ग्राहक ने उन्हें फिर से बैंक में जमा कराई है और बैंक उन पर भी ग्रहणाधिकार बैंक का होगा। बैंकर की हैसियत से रखी गई समस्त संपत्तियों पर बैंक केवल उन संपत्तियों पर ही ग्रहणाधिकार उपयोग कर सकता है जो उसके पास बैंकर की हैसियत से रखी गई है। इसी प्रकार बैंक इस अधिकार का प्रयोग उन संपत्तियों के विरुद्ध ही कर सकता है जो ऋणी के व्यक्तिगत नाम एवं स्वामित्व वाली हो। संयुक्त खाते या उनके नाम से संयुक्त रूप से मौजूद प्रतिभूतियों पर बैंक सामान्य ग्रहणाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। ध्यान रहे इस बात का कि संयुक्त खाते या उनके नाम में संयुक्त रूप से मौजूद प्रतिभूतियों पर बैंक सामान्य ग्रहणाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। इसी तरह से इस अधिकार के लिए अलग से अनुबंध नहीं, यानी कि किसी समझौते की आवश्यकता नहीं होती है। बैंकर को यह अधिकार भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 171 में गर्भित अधिकार के रूप में दिया गया है। केवल ऋणी के नाम में ग्रहणाधिकार का प्रयोग उस माल तथा जमा राशि में नहीं किया जा सकता जिस पर ऋणी तथा किसी अन्य व्यक्ति का संयुक्त रूप से स्वामित्व है। ग्रहणाधिकार के अपवाद एक्सेप्शंस क्या है? देखिए, निम्नलिखित परिस्थितियां ऐसी है जिसमें बैंकर इस ग्रहणाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। क्या है? सुरक्षार्थ जमा, सेल्फ कस्टडी डिपॉजिट के अंतर्गत मान लीजिए किसी ग्राहक
के पास बहुमूल्य वस्तुएं और प्रतिभूतियां सुरक्षार्थ जमा करवाता है बैंक में कोई ग्राहक, तो इस स्थिति में बैंक निक्षेप ग्रहीता बन जाता है। अतः बैंक इन वस्तुओं या प्रतिभूतियों पर ग्रहणाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। बैंक ऑफ अफ्रीका बनाम कोहेन विवाद में इसी मत की पुष्टि की गई है। सर जॉन पेजेट का भी यही मत है कि सुरक्षा के लिए जमा कराई गई वस्तुओं पर बैंकर का ग्रहणाधिकार लागू नहीं होता। विशेष प्रयोजनार्थ समा, यदि कोई ग्राहक किसी विशेष प्रयोजन को पूरा करने के लिए कोई प्रतिभूति या धन जमा कराता है तो बैंक इन वस्तुओं का किसी अन्य प्रकार से प्रयोग नहीं कर सकता है। ग्राहक का स्पष्ट आदेश बैंक के ग्रहणाधिकार को समाप्त कर देता है। लेथम बनाम चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया विवाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रपत्री बिल के अनादरण हो जाने पर भी बैंक को संलग्न प्रतिभूतियों को अन्य किसी प्रयोग में लाने का अधिकार नहीं है। भूल से छोड़ी हुई वस्तुएं, यदि कोई ग्राहक बैंक में कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज या वस्तु भूल से छोड़ जाता है या बैंक के कर्मचारी बलपूर्वक छीन लेते हैं तो ऐसी संपत्ति पर बैंक का ग्रहणाधिकार लागू नहीं होगा। अपरिपक्व ऋण, यदि किसी ऋण को देय तिथि अभी दूर है तो बैंक उस ऋण की वसूली के लिए ग्राहक की धनराशि या प्रतिभूतियों को रोक कर नहीं रख सकता। विक्रयार्थ वस्तुएं, यदि ग्राहक ने कोई प्रतिभूति विक्रय के उद्देश्य से बैंक में छोड़ी है तो ये प्रतिभूतियाँ विशेष उद्देश्य से छोड़ी हुई मानी जाएगी तथा इन पर ग्रहणाधिकार लागू नहीं होगा। ग्राहक का दूषित अधिकार है तो ऐसी संपत्ति पर बैंक का ग्रहणाधिकार समाप्त, ग्राहक के दूषित अधिकार वाली संपत्ति पर बैंक का ग्रहणाधिकार समाप्त तो नहीं होता, परंतु बेचान साध्य प्रतिभूतियों पर यह नियम लागू नहीं होता बशर्ते कि बैंक ने उन्हें सदविश्वास से मूल्य चुकाकर सावधानीपूर्वक प्राप्त की हो। अस्वीकृत ऋण की प्रतिभूति, यदि कोई ग्राहक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई प्रतिभूति सौंपता है और बैंक द्वारा वह ऋण स्वीकृत नहीं किया जाता है तो ऐसी संपत्ति पर बैंक का ग्रहणाधिकार लागू नहीं होता। जहां जमा एवं दायित्व भिन्न भिन्न हो, बैंक द्वारा ग्रहणाधिकार का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब जमा राशि एवं ऋण एक ही ग्राहक के नाम में हो। वॉलस्टेन होम बनाम शेफील्ड बैंक विवाद में हुआ निर्णय इसी मत की पुष्टि करता है। प्रन्यास राशि, यदि ग्राहक के नाम से किसी प्रन्यास का पृथक खाता है तो बैंक को ग्राहक के व्यक्तिगत खाते की बाकी रकम प्रन्यास खाते से वसूल करने के लिए ग्रहणाधिकार नहीं होता। इसी तरह से भुगतानों के नियोजन का अधिकार, यदि किसी ग्राहक के किसी बैंक की एक ही शाखा में कई खाते हों तथा उसने भिन्न भिन्न तिथियों पर ऋण लिया हो तो उसके द्वारा जमा कराई गई राशि के विनियोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में बैंक को उस राशि का ग्राहक के आदेश अनुसार ही नियोजन करना होगा। यदि ग्राहक कोई निर्देश नहीं देता है तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वह जमा की गई रकम को अपने विवेक के अनुसार समायोजित कर ले। क्लेटन विवाद में यह निर्णय दिया गया कि स्पष्ट निर्देश के अभाव में बैंक भुगतान राशि को सबसे पहले देय ऋण का भुगतान मानेगा। क्रेडिट प्रविष्टि द्वारा डेबिट प्रविष्टि का समायोजन क्रमानुसार में होगा। शेल्टन के शब्दों में इट इज़ द सम फर्स्ट पेड इन दैट इज फर्स्ट पेड आउट। क्लेटन का विवाद जो कि महत्वपूर्ण है और क्लेटन विवाद के संबंध में कई बार परीक्षा में टिप्पणी के रूप में भी आ जाता है प्रश्न। देखिए, इस विवाद में बैंकर्स की एक फर्म थी जिसमें 5 साझेदार थे। एक साझेदार देवायनिस की मृत्यु के पश्चात भी फर्म उसी नाम से चलती रही। 1 वर्ष पश्चात वह फर्म दिवालिया हो गई। फर्म के लेनदारों ने मृत साझेदार की संपत्ति पर दावे प्रस्तुत किए। क्लेटन नामक व्यक्ति का इस बैंक में चालू खाता था। साझेदार के मृत्यु के समय उसके खाते में 1713 पाउंड का शेष था। उसके बाद उसने अनेक बार धन निकाला जिससे वह शेष घटकर 453 पाउंड रह गया। क्लेटन ने यह दावा किया कि यह राशि उसे मृतक साझेदार की संपत्ति से दी है। इसके पश्चात में यह तर्क दिए गए कि साझेदार का मृत्यु के पश्चात निकाली गई राशियां उसी अवधि में जमा की गई राशियों में से थी तथा साझेदार की मृत्यु के पश्चात जो जमा शेष था वह मृत साझेदार की संपत्ति में से देय है। न्यायालय ने इन तर्कों को अस्वीकृत करते हुए
यह निर्णय दिया है कि बैंक खाते में जमा की गई सभी राशियों का सम्मिश्रण हो जाता है और उनका अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं रहता, अतः उनका समायोजन उसी क्रम से होता है जिस क्रम से वे जमा की गई है अथवा निकाली गई है। संभवतः जो रकम पहले जमा की गई है वही पहले निकाली गई है, अतः नाम की तरफ की पहली मत जमा की तरफ की पहली मत से चूक जाती है या घट जाती है। भुगतान के नियोजन के संबंध में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ग्राहक के आदेश अनुसार समायोजन, यदि अगर मान लीजिए ग्राहक ने स्पष्ट आदेश या परिस्थितियों से स्पष्ट कर दिया है कि ग्राहक ने किसी विशेष ऋण के शोधन के लिए राशि जमा करवाई है, तो ऐसी स्थिति में बैंक को ग्राहक के आदेशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए। बैंक द्वारा समायोजन, ग्राहक राशि जमा करवाते समय कोई स्पष्ट आदेश नहीं देता है और न ही परिस्थितियों से कोई स्पष्ट होता है कि भुगतान की राशि किस ऋण की अदायगी माना जाएगा, तो बैंक अपने विवेक के अनुसार उक्त राशि को समायोजित कर सकता है। बैंक प्राप्त राशि का उपयोग कालातीत ऋणों के विरुद्ध भी कर सकता है। इस निर्णय की सूचना ग्राहक को दे देनी चाहिए। जब दोनों ही पक्ष भुगतान का समायोजन नहीं करे, यानी कि बैंक और ग्राहक दोनों ही अपने अधिकारों का पालन नहीं करते हैं, तो प्राप्त राशि का उपयोग क्लेटन नियम के अनुसार किया जा सकता है। पहले ब्याज का भुगतान, ग्राहक से प्राप्त राशि का उपयोग सबसे पहले ब्याज के भुगतान के रूप में प्राप्त किया जाता है और शेष राशि का उपयोग क्लेटन के नियम के अनुसार किया जाता है। नया खाता क्लेटन के नियम अनुसार नियोजन केवल पुराने खाते से ही किया जा सकता है, नए खाते पर यह नियम लागू नहीं होता। सूचना आवश्यक, जब कोई बैंक क्लेटन के नियम अनुसार कार्य न करके अपनी इच्छानुसार कार्य करता है तो उससे इसकी सूचना ग्राहक को देनी पड़ती है। प्रतिसाद का अधिकार, इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। थैंक यू।